हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो? पूरे हिंदुस्तान को मैं मैसेज देने जा रहा हूं नव वर्ष की बधाई के साथ साथ ये वर्ष बहुत प्रॉस्पेरस हो, सम्मानजनक हो, प्रफुल्लित हो और सभी के सभी अपने इरादे में सफल हों। तो इस बार का एजेंडा, इरादा आपका क्या होगा? जो भी पूरे हिंदुस्तान के बच्चे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही पक्का, बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम लेकर के आया हूं। तो इसकी मैं शुरुआत करता हूं। दिस इज डॉक्टर एस.एम. आजाद अगेन अपीयर इन दिस न्यू ईयर्स प्रोग्राम एंड मेनी happy years to you people for keeping good health, good perseverance and good commitment. And I am teaching, training and mentoring the civil services aspirants over 15 years. मेरे 15 साल के तजुर्बे को, आप अनुभव को आप समझो, जानो और अपनी सभी समस्या का अचूक, कहा जा सकता है मैं इलाज ही कहूंगा या कह सकता हूं कि आपकी जो भी आशाएं, अभिलाषाएं या जो भी एक्सपेक्टेशन है वो जरूर पूरी होगी। शर्त यह है कि इस चीज को फॉलो करें। आइए शुरू करता हूं। इस स्ट्रेटेजी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यूपीएससी सीएससी, अब जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, सबों का पैटर्न ऑलमोस्ट एक हो चुका है, सिलेबस भी एक हो चुके हैं। तो नेचुरल है कि जब सब कुछ एक हो चुके हैं, इसका दृष्टिकोण, इसकी स्ट्रेटेजी भी बिल्कुल एक समान होगा। उस मद्देनजर देखते हुए आपके इनपुट्स के मेरी रिसर्च टीम ने आपके सामने बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके आया है, जो कि कहीं भी किसी भी प्रकार से आपको निराशा नहीं होगी, क्योंकि आप 14 महीने तक आप लोग लगातार परिश्रम करते रहते हैं और 12 से 14 महीना तक परिश्रम करने के बाद पीटी के परीक्षा में निराशा होती है, तो आप समझिए कितनी बड़ी समस्या हो। तो ये प्रोग्राम दो ग्रुप एस्पिरेंट के लिए होगी। चूंकि मेरे पास जो इनपुट्स मिला है, दो ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स है। एक तो एस्पिरेंट्स वो हैं जिनकी एनसीईआरटी पूरी तरह से पढ़ी जा चुकी है, रिवीजन भी हो चुका है, साथ ही साथ उन्होंने स्टैंडर्ड बुक्स भी पूरी तरह से पढ़ लिया। एक ग्रुप वो है एग्जामिनेशन देने वाला कि जिसने, कहा जा सकता है कि पूरी तरह से न तो उसने स्टैंडर्ड किताब पढ़ी है, न तो उसने एनसीईआरटी पढ़ी है, लेकिन फिर भी वो इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहा है या होना चाहता है। तो उन दोनों के लिए एक अचूक, कहा जा सकता है कि स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं। आइए इसकी शुरुआत मैं करता हूं। इसकी शुरुआत करने से पहले एक चीज मैं बता दूं, ये पूरा की पूरा R&D के ऊपर आधारित है। इट इज 4 पिलर ऑफ सक्सेस, 4C प्रिंसिपल मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने में। यह अचूक है सक्सेस के 4 पिलर ऑफ सक्सेस की बात मैं करने जा रहा हूं आप लोगों से। और 4 पिलर ऑफ सक्सेस यूपीएससी के लिए क्या है? यूपीएससी का कोर सब्जेक्ट है। जिस कोर सब्जेक्ट की बात करते हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है और ज्योग्राफी है। ये 4 पिलर है, ये बेस पिलर है। इस बेस पिलर के बाद ही शुरू होता है सभी, इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजों की शुरुआत। लेकिन ये कोर ऐसे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कि अगर आप इस पे काम अगर करेंगे आप कन्वेंशनल मेथड से, तो बहुत आसानी से 120 नंबर आप ला सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि निरंतर मार्क्स कम हो रहा है, सिलेक्शन के प्रोसेस में क्या है, ट्रिवियल टास्क आ रहे हैं, डिफिकल्ट टास्क आ रहे हैं, क्रिटिकलिटी बढ़ती जा रही है, यहां तक कि जनरल में 90 नंबर पे भी सिलेक्शन हो रहा है। तो इस मेथड को अपनाने के लिए मैंने 4C प्रिंसिपल का सिद्धांत लाया है। ये पूरी तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने काम किया है इस पे। इस 4C का उद्देश्य क्या है? तो एस्पिरेंट्स, ये 4C प्रिंसिपल मैंने लाया है। इस 4C प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट आप समझें, विचारें, और ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट के लिए। ये जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, जब पॉलिटी पढ़ोगे, जब इकोनॉमी पढ़ोगे, जब ज्योग्राफी पढ़ोगे, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट पढ़ोगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, इवन तो करंट अफेयर्स पढ़ोगे, ये 4C प्रिंसिपल आपके लिए सबसे कामयाब और कारगर सिद्ध होगा। 4C प्रिंसिपल का औचित्य क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट? पहले C का उद्देश्य क्या है? पहले C का उद्देश्य क्या है? क्यूरोसिटी। कोई भी तथ्य आपके सामने आता है, कोई भी सब्जेक्ट आपके सामने आता है, तो पहले आपकी जिज्ञासा क्या होनी चाहिए? यह है क्या? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? व्हाई इट वाज हैपन एंड व्हाट वाज द कंडीशन इट हैज बीन इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर देयर। कहने का उद्देश्य क्या है? ये क्यों है, क्यों आया है, इसका पर्पस क्या, आइडियाज का। तो आपके मन में क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा, क्यूरोसिटी होनी चाहिए। और दुनिया में जो भी क्यूरोसिटी है वो किस चीज पे आधारित है? वो फैक्ट्स पे आधारित।
हर एक क्यूरियोसिटी का बेस लाइन जो कहा जाता है फिर्मामेंट क्या होता है, दैट इज व्हाट, फैक्ट्स। और फैक्ट्स आप जानते हो पीटी एग्जामिनेशन का जो फंडामेंटल फेसिट्स है वो फैक्ट्स होता है, वो पूरी तरह से सत्य पे आधारित होता है, यथार्थ पे आधारित, दैट इज कॉल्ड फैक्ट। और हर एक फैक्ट के साथ में एक तथ्य जुड़ा हुआ है, इसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट। बहुत सामान्य सी बात नजर आती है, किसी भी फैक्ट के पीछे एक उद्देश्य होता है, एक रीजन होता है, क्या होता है, कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप ले लो, आपका जन्म हुआ, आपके जन्म की कोई तिथि होगी, कोई डेट होगा, कोई समय होगा, और जब आप लोग, आपके माता पिता ने आपका नामकरण किया होगा, आपकी नेमिंग की हो गई, तो देखा गया होगा बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, तिथि के अनुसार, कि कौन सा डेट बच्चे का नाम क्या होना चाहिए, माता पिता का तो नहीं होना चाहिए, तो उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट। जब आप 5वीं क्लास में होगे तो फिर एक और भी चीज आई होगी सामने कि बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, फिर आप उस हिसाब से अपने स्ट्रीम को चुने हो। जब आप +2 किए होगे तो फिर एक चीज सामने नजर आई होगी, वो क्या होगी, आपको साइंस में जाना है, ह्यूमैनिटीज में जाना है, कॉमर्स में जाना है। तो कहने का उद्देश्य क्या है, हर एक फैक्ट का कनेक्शन किस चीज से होगा, कॉन्सेप्ट से होगा। बिना कॉन्सेप्ट के फैक्ट नहीं होगा। जहां आपके पास कॉन्सेप्ट आया, और कॉन्सेप्ट जहां आने के बाद यूपीएससी की विचारधारा शुरू होती है, एमसीक्यू की विचारधारा शुरू होती, क्रिटिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है। तो क्या देखा जाता है कि इस फैक्ट का कनेक्शन कहां से है, कनेक्टिविटी। कोई भी फैक्ट अगर है उसकी कोई कनेक्टिविटी जरूर होगी। छोटा सा एग्जांपल आप ले लो, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो वो फैक्ट है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। और क्या देखते हैं, उसकी कनेक्टिविटी। एक तरफ क्या है, रिपब्लिक डे की बात करते हैं, दूसरी तरफ क्या है, इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं, फिर क्या करते हैं, बापू के जन्मदिन की बात करते हैं। इसकी क्या है, हमेशा कॉन्सेप्ट की कनेक्टिविटी होगी। और कनेक्टिविटी के साथ जो दूसरी चीज सामने नजर आती है वो क्या है, कॉन्टेम्पररी। कॉन्टेम्पररी का मतलब क्या है, करंट टाइम में, प्रेजेंट सिचुएशन में उसका महत्व क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये बच्चों, एस्पिरेंट्स, ये 4C कॉन्सेप्ट को आप आत्मसात करें, और इस 4C कॉन्सेप्ट पे चाहे पॉलिटी पढ़नी शुरुआत करते हैं, चाहे इकोनॉमी पढ़ने की शुरुआत करते हैं, चाहे ज्योग्राफी पढ़ने की शुरुआत करते हैं, चाहे आर्ट कल्चर हेरिटेज की बात करते हैं, या फिर करंट की बात करते हैं, इससे सवाल पूछा ही जाएगा। हाल ही में कतर में वर्ल्ड कप फीफा खेला गया, तो पहली बार क्या देखते हैं, कतर एक कंट्री सामने नजर आ गई आपकी। और आप सोचो कि ये मिडिल ईस्ट की एक कंट्री, कतर छोटी सी कंट्री है, ओपेक का हिस्सा है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का, उसके पीछे कितने सारे कॉन्सेप्ट नजर आ गए, उससे कॉन्टेम्पररी की सारी बातें नजर आ गई। आप समझ सकते हो ना, इस तरह से इस 4C कॉन्सेप्ट को आप लोग लेकर के चलेंगे। और मैं समझता हूं कि आपका जो भी एक कठिन समस्या या चैलेंजेस आपके सामने में पीटी, क्योंकि पीटी इस पीरियड में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है या सबसे बड़ा हर्डल है, इसलिए उसके लिए ये पूरा का पूरा फुल प्रूफ मेथड में लेकर के आया हूं। तो फ्रेंड, आइए स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है, सटीक है और अचूक है, मैं कह सकता हूं। आपके पास जो पूरा टाइमिंग अभी बचता है वो क्या देखते हैं, 145 दिन का पूरा समय। द कंप्लीट टाइमिंग इज, अगर कह सकते हैं जनवरी 2 से लेकर करके मई 28 तक है, फिर जून में आपकी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसी तरह से गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन भी होगी। तो मैं ये कहूंगा कि कुल मिला के आपके पास 125 दिन का समय है, 145 डेज। और घंटे की बात करें, आपके पास कुल मिला के 3480 घंटे आपके पास हैं। समझ लीजिए अच्छे से, 3480 घंटे हैं। इस 3480 घंटे में आपके पास, मैं दे देता हूं पूरी तरह से देखा जाए तो आपके लिए, आपके पास 12 घंटा मैं दे रहा हूं हर दिन के 12 घंटा खाना पीना, आराम करना, एंटरटेनमेंट करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखते रखते और सब काम को भी कर लेना। लेकिन सिर्फ आपको 10 घंटे देने हैं आपके सीरियस क्वालिटी स्टडी के लिए। जब आप देते हैं 10 घंटे डेली, तो उसमें क्या देखते हैं, 10 घंटे में स्पेंड करते हैं, तो खास बात क्या नजर आती है, 145 दिनों में देखा जाए तो 1450 आपके पास कितना है, 1450 घंटे आपके पास हैं। 1450 घंटे हैं। ये यूपीएससी का आम कोर्स ऑफ स्टडी जो पैटर्न डिजाइन किया गया है विभिन्न इंस्टीट्यूट द्वारा, और या फिर एक स्टैंडर्डाइज माना गया है, वो लगभग
750 से लेकर करके करीब करीब 800 घंटे तक वो देते। और इस देखिए आप, आपके पास 1450 घंटा। इसका मतलब क्या है, इस क्रम में you could be managed to cover it at least 2 times. You can do the coaching program for 2 times. यानी इस क्रम में, इस ड्यूरेशन में यूपीएससी का कोचिंग 2 बार हो सकता है। जस्ट इमेजिन अबाउट दैट। और इस समय को आपको यूटिलाइज करना। एस्पिरेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था कि मार्केट में, या कहा जा सकता है, 2 वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं। एक वैसे स्टूडेंट हैं जिनका यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी कवर हो चुकी है, रिवीजन भी कर चुके हैं, यहाँ तक के स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ चुके हैं, यहाँ तक कि वो कोचिंग भी कर चुके हैं। और दूसरे बच्चे वो हैं, ना तो उन्होंने पूरी तरह से एनसीईआरटी पढ़ी है, ना तो उन्होंने पूरी तरह से स्टैंडर्ड बुक पढ़ा है, लेकिन वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से, कहा जा सकता है चाहे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, क्लासरूम प्रोग्राम के रूप से हो, वो कोचिंग किसी ना किसी तरह से कर चुके हैं। तो मैं उन दोनों के लिए आप लोगों के पास सॉल्यूशन लेके आया। तो आइए पहले कैटेगरी की बात करते हैं। उन बच्चों के लिए, उनके पास जनवरी और फरवरी, ये 2 महीने का वक्त है। इस 2 महीने में क्या करेंगे बच्चे, जिन्होंने दोज हु हैव कंप्लीटेड एनसीईआरटी बुक्स एंड स्टैंडर्ड बुक। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को, जिन लोगों ने एनसीईआरटी की किताब पढ़ ली है, रिवीजन कर लिया है, जिन लोगों ने स्टैंडर्ड बुक को पढ़ लिया है, उनके लिए जो स्ट्रेटेजी तैयार की गई है वो इस प्रकार है। पहला क्या है, हर एक दिन उनको एक पेपर को सॉल्व करना। एवरी डे यू हैव टू स्पेंड 3 आवर्स टाइम। और 3 आवर्स टाइम को देखने के बाद आप एनालाइज कीजिएगा कि कितने आपने आंसर को करेक्ट किया, आपका रेशियो ऑफ करेक्शन क्या है। आप रेशियो ऑफ करेक्शन को देखने के बाद उस चीज का सॉल्यूशन खुद से ढूंढिएगा, चाहे आप अपने स्टडी मटेरियल से ढूंढे, एनसीईआरटी, जहां से भी सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। जहां आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे, इसका मतलब है कि आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन 100 क्वेश्चन को जब सॉल्व किया है तो कम से कम उससे 200 से 300 आंसर आपको पता चल जाएगा। आपका नॉलेज का एनहांसमेंट ऐसे होता चला जाएगा। दिस इज वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। और दूसरी चीज क्या है, यू हैव टू रिव्यू द टेस्ट पोजीशन एवरी संडे। हर एक संडे के दिन आपको रिव्यू कीजिएगा। व्हाट इज योर सक्सेस रेट, व्हाट इज योर रेट ऑफ करेक्टनेस, आपका रेट ऑफ करेक्शन क्या है। दूसरी चीज क्या है, आप टाइम देखोगे, टाइम मैनेजमेंट एक्यूरेसी। और टाइम की एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे तो हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं आसानी से, लेकिन टाइम के समय रहते प्रश्नों का जवाब देना, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। इसीलिए कहा जाता है कि ये क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। और यूपीएससी जैसा एग्जामिनेशन जहां पे 6 से 7 करोड़ से 10 करोड़ बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। आइए दूसरी चीज, अब आ जाइए मार्च और अप्रैल। मैं बार बार कह रहा हूं, कागज कलम लेके बैठ जाएं, या फिर आप यूट्यूब पे देखेंगे। मार्च और अप्रैल के महीने की बात है कि जहां मार्च और अप्रैल शुरू होता है तो क्या देखेंगे, सॉल्व डेली टेस्ट पेपर विद 8 CSAT। क्या देखेंगे, हर एक दिन एक करेंगे। क्या करेंगे आप, एक सॉल्व करेंगे पेपर। किस चीज का, इधर देखेंगे हम लोग टेस्ट पेपर के साथ आप CSAT को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि CSAT में सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, आप समझ लो बच्चों, वो क्या है, आपका RC, जिसे कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो इंग्लिश का होता है, ये आप लोगों के पास बहुत बड़ा चैलेंज है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ही अगर आप करेक्ट कर लेते हैं तो क्वालिफाई, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए न्यूज़पेपर की एडिटोरियल पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर वोकेबलरी का स्टॉक नहीं होगा, कंटेंट का उसके स्टॉक नहीं होगा, तो फिर आप एनालाइज करके नहीं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन RC का मतलब क्या है, हाउ क्विकली यू आर मैनेजिंग, यू कुड मैनेज टू मेक द थिंग्स करेक्ट वे इन अ सिंपलर टाइम। किस हिसाब से आप चीजों को आसानी से कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए। अगर हिंदी का देखते हैं तो दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दैट। तो CSAT को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारा आपका परिश्रम बेकार हो जाएगा अगर आपने जहां भी आपकी, कहा जा सकता है, जहां सावधानी आपकी हटी, फिर दुर्घटना घट जाएगी फट से। CSAT के मामले में फिर आपका सारा के सारा परिश्रम निराधार, निरर्थक हो जाएगा। और फिर आप उसमें भी क्या करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे, एवरी एक्सप्लेनेशन आफ्टर द टेस्ट, और रिव्यू योर टेस्ट पोजीशन एवरी संडे। और हर एक संडे का दिन पूरी तरह से आप मान करके चलेंगे कि रिव्यू करेंगे, एनालाइज करेंगे और चीजों को आगे की ओर लेकर के बढ़ेंगे। अंततः अब आते हैं मई के महीने में। मई के महीने में क्या, रिवीजन, रिव्यू और नो एक्स्ट्रा स्टडी। अब प्रश्न उठता है
आपने जनवरी फरवरी देख लिया, मार्च अप्रैल, अब आता है मई का महीना। मई का महीना इज ए डिसाइसिव पार्ट ऑफ दैट। इस महीने में, इस मंथ में क्या करेंगे? यू शुड हैव टू बी वेरी मच हेल्थ फोकस्ड। आपको क्या रखना पड़ेगा? आप हेल्थ फोकस्ड हो जाओगे, आप पूरी तरह से रिहाइड्रेटेड रहोगे, खूब पानी पियोगे, आप अपनी स्लीपिंग बहुत अच्छी करोगे, और साथ ही साथ आप काफी ज्यादा, कहा जा सकता है कि कॉन्फिडेंट होगे। और इसके पीछे रीजंस क्या होगा? मई के महीने में आपको कोई भी नई चीजें ग्रैस्प नहीं करनी है। ये नोट कर लीजिए फिर से, मई के महीने में यानी आपके पास 28 दिन का जो समय मिलता है, लगभग 4 वीक का समय मिलता है, उस समय में किसी भी नई चीजों को आप नहीं देखेंगे, किसी भी नई चीजों को रिटेन नहीं करेंगे। बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि अखबार देख, भाई अखबार में जो क्वेश्चन सेट होना था वो 45 टू 60 डेज पहले वो सेट हो गया रहता है। इसलिए कोई भी नई चीजों को आप नहीं लेंगे। टाइम टू टाइम आप क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे, और अपने आप को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से रिहाइड्रेटेड रखेंगे। नींद आप बहुत अच्छी लेंगे, आप प्रैक्टिस की चीजें कर सकते हैं, लेकिन नई चीज को याद रहे आप रिटेन बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर से लेकर सारी चीजें हो चुकी होती हैं। और जो भी सारी चीज आपने नोट्स के फॉर्म में बनाया है या फिर आपने कोऑर्डिनेट करके एक जगह पे किया है, ना फिर एक और चीज डायरेक्शन दे तो ना कोई आप किताब आप देखेंगे, क्योंकि अब जब तक आप पढ़ रहे थे सारी चीजें आपकी कॉपी में है। कॉपी में का मतलब है कि वो चीजें आपके पास फिल्टर्ड आ गई, और इस प्रकार आपकी योजना पूरी तरह से तैयार हो जाती है। और इसको कमिटमेंट के साथ लेकर के चलें। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, आपके पास एक बहुत लंबा समय है, लंबा समय, लगभग 5 माह का समय है। करीब करीब आपके पास 2000 घंटे से ज्यादा का समय आपके पास है। अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, अपने आप को कंसंट्रेट रखिए, और ये मान के चलिए जीवन का आपका ये प्रथम लक्ष्य है। जीवन का सबसे प्रथम लक्ष्य है आप यूपीएससी को एक बार में क्रैक करें। और मैं समझता हूं कि ये वीडियो बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। आप अपना कमेंट भेजें तो फिर मैं और भी नई चीजें बना के दूंगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। सभी अच्छे रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें, और फिर सक्सेस हो। 2023 की यात्रा आपकी सफल हो, सुखद हो, मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।